आने वाले समय में ये देख पा रहा हूँ कि सीटॉन्स भी उस लिस्ट में होगा कि जो सबसे ज़्यादा ट्यूब्स इन टाइम डिस्पैच कर रहा है। हम लोग अभी ट्यूब बनाते हैं और ये जो नया नया जितना भी आ रहा है, बाकी लोग उस पे आने से पहले पहले हम लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं कि जो सोच रहा है वो हम लोग प्रोडक्शन में हैं। अच्छा, यस, ऑलरेडी आप मार्केट में पता कर सकते हैं। क्यों यही प्लास्टिक इंडस्ट्री? एक तो हो गया कि हाँ, आपने बिजनेस ही करना था, लेकिन फिर ये इंडस्ट्री क्यों? ऐसा क्या इग्नाइट हुआ या ट्रिगर हुआ या मोटिवेशन पॉइंट आया या ऐसा कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ जिसमें आपने सोचा कि नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना है और वो प्लास्टिक में भी स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में? आपकी इंडस्ट्री में क्या वो खास बात थी कि ये चैलेंज किसी भी इंडस्ट्री में नहीं आती और वो चैलेंज आपके सामने आई और आपने उसको ओवरकम किया? वैसी कौन सी चैलेंज? प्लास्टिक में तो आप किसी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते थे ना। आप बाल्टी बना सकते थे, आप टबलर बना सकते थे, है ना, आप प्लास्टिक बॉटल्स बना सकते थे, किसी कंपनी का जॉब वर्क कर सकते थे। पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में क्यों? गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर एक्सट्रैक्ट ग्लोबल डिस्कशन, जिसको हम पॉडकास्ट भी बोलेंगे। हमें बहुत खुशी है आज आपके साथ बात करते हुए कि इतने समय से जो आप अपने बिजनेस को क्या बोलते हैं, एक अच्छी ऊंचाई पर लेकर के आए हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा कि हमारे ही जो कंपटीटर्स जो हैं, सेम मार्केट में काम करने वाले लोग, वो ये कह रहे हैं कि यार सीटॉन बहुत कम समय में और अच्छे लेवल पर पहुंच गया और अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। चैलेंजेस तो ऑर्गेनाइजेशन में आते रहेंगे। हम आपसे आज अलग अलग बहुत सारे मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। जहाँ तक मैंने समझा है सीटॉन्स को, तो सीटॉन्स एक प्लास्टिक मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग अपने आप को डाइवर्सिफाई करता हुआ अपनी आइडेंटिटी को सेपरेटली चमकाता हुआ या मार्केट में सेपरेट आइडेंटिटी के साथ उभरता हुआ वैसा इंडस्ट्री में अपने आप को क्लेम कर रहा है, जो मेरे लिए बड़ी मतलब पहली जानकारी थी। आई वॉज नॉट नोइंग प्रीवियसली अबाउट इट। तो सर, मुझे आप बताएंगे कि कैसे कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपका जर्नी क्या रहा? जैसे ये सीटॉन्स प्रोपैक जो है वो कॉस्मेटिक पैकेजिंग मटेरियल में डील करता है जी। और वैसे मैंने मतलब इसी फील्ड में बीटेक किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसा ही प्लास्टिक में ही कुछ आगे बढ़ना चाहता था कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री वैसे भी वाइड रेंज अलग अलग प्रोडक्शन काइंड्स ऑफ मोल्ड के साथ काफ़ी बड़ा एक सेगमेंट है। उसमें मैंने देखा कि ये जो हम लोग जो ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जब हमने एंट्रिंग किया था 2017-18 में, तो मतलब उस टाइम पे बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स थे जो इंडिया में। उसको देखते हुए हमने धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में कदम रखा। तो पिछले 6-7 साल की जर्नी में धीरे धीरे हमने मतलब पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा है। फिर जैसे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या इंडस्ट्री है ओवरऑल, उसमें चैलेंजिंग ये होता है कि सारा कस्टमाइज्ड होता है, पहले से कुछ भी बना बनाया नहीं रहता है। तय नहीं होता है। या इट्स नॉट प्री डिसाइडेड। नो, नॉट प्री डिसाइडेड। सो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके बाद उसकी मतलब ग्राफिक्स आर्टवर्क को भी समझना है, वो कैसे क्या उसके ऊपर कस्टमाइज्ड करना चाहते हैं, चाहे वो मोल्ड्स को, उसके आर्टिकल्स को देखते हुए या तो फिर उसकी आर्टवर्क को देखते हुए। वो मतलब पूरा एक चैलेंजिंग है प्रोडक्शन फेज, क्योंकि कुछ भी रेडी नहीं है, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया आपको। तो हमने उस चीज़ को देखा कि उसको मैंने पर्टिकुलरली मतलब प्रोडक्शन में जाके ये चीज़ समझा कि उसको हम कैसे कम से कम समय में डिलीवर कर सकते हैं, सप्लाई टाइम को सबसे पहले कैसे कम किया जा सकता है। तो हमारी कंपनी का एज अ सीटॉन्स प्रोपैक हम समझेंगे
मतलब मार्केट में वैसे आप पता करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सबसे कम लीड टाइम में क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी है सिटॉन्स प्रोपैक। तो यही हमारा यूएसपी रहा है। उसके लिए मैंने बहुत बैकडोर में काम किया हुआ है। अच्छा। कि कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और इन टाइम सप्लाई कस्टमर को दे सकते हैं। ओके ओके। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और क्यों आए? मतलब क्यों आप किसी और इंडस्ट्री में नहीं गए? क्यों आपने किसी और चीज़ की फैक्ट्री नहीं लगाई? या फिर क्यों आप बिजनेस की तरफ आए, जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? वैसा क्या था एक वो जो ट्रिगर पॉइंट? तो आपके स्ट्रगल के दौरान या जो भी आपका करियर बिल्डिंग टाइम था, वो करियर बिल्डिंग टाइम से लेकर सिटॉन का ओपनिंग करने तक क्या जर्नी रहा और ऐसी कौन सी वो मोटिवेशनल थॉट प्रोसेस थी जिससे आप धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की तरफ आ गए? फ्रॉम द बिगिनिंग मैं ये बात करूँगा कि आई वॉज इन स्टैंडर्ड सिक्स्थ। जब मैं सिक्स्थ में था तब से ही मतलब मैं ये चीज़ देखा हूँ कि मैं करूँगा तो बिजनेस ही। अच्छा। हाँ, क्या मैं ये क्यों ऐसा सिक्स्थ में क्या हुआ ऐसा? नहीं ऐसा हुआ नहीं, मतलब मैंने देखा है कि हम जहाँ मैं पला बड़ा वहाँ पे कि मतलब इकोनॉमी उस लेवल पे थी नहीं और हमने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे। जैसे? जैसे फाइनेंशियल्स को लेके। हाँ। और मेरी पढ़ाई भी मैंने मतलब हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में किया से 10th तक। तो वेरी गुड। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि अगर हम बिजनेस में जाते हैं तो हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा स्ट्रेंथ मेरे को अंदर से था। दूसरा मैंने उसी टाइम ही एक चीज़ सोच के रखी थी कि मैं ऐसे बिजनेस करूँगा कि जब नेक्स्ट जनरेशन कोई भी गांव में बिजनेस के लिए अपने फादर को पूछेगी कि कुछ कैपिटल दो कि हमें भी बिजनेस करना है, तो उस टाइम पे वो मेरा एग्जांपल दे। हाँ। कि भाई देखो मतलब कैसे इसने मतलब जीरो से स्टार्ट किया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पिताजी फार्मर थे। जी। वहाँ से मैंने मतलब ये जर्नी स्टार्ट किया अपनी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशंस बीटेक में करने के बाद जो बिजनेस में आया। तो मैं ये और लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता था ऑलरेडी कि मतलब ऐसे अगर कोई कंटिन्यूसली एक ही जगह पे फोकस करके आगे बढ़े तो मतलब एक अच्छी जगह पे वो पहुंच सकता है बिजनेस में। और वो मैसेज मैं आगे पास ऑन करना चाहता था कि कोई भी ये चीज़ नहीं सोचे कि मतलब जैसे कोई फेल्योर के एंड्स भी रहते हैं कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और फेल्योर हो गया, तो जब नेक्स्ट जनरेशन हमारे बात की कोई भी पूछेगी किसी को उसके पिताजी को कैपिटल्स के बारे में, तो वो सीधा डिनाई करेंगे या ये फेल्योर हो गए। तो वो मैं उसको बहुत अच्छे से देख रहा था कि मेरा एग्जाम्पल लोग ऐसे ले कि भी नहीं, यहाँ कोई फेलियर के चांस नहीं रहे और बाकी लोग भी मोटिवेटेड हो। हाँ। बहुत सारे मतलब आजकल की जो मैंने देखे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कि लोग मेरी एज से या मेरे से भी 10 साल की एज के बड़े लोग यही सोचते हैं कि अपने बेटे को या अपने नेक्स्ट जनरेशन को यही समझाते हैं कि भाई पढ़ लिख लो, एक अच्छी सी जॉब पकड़ लो। राइट। तो मैं सबको ये बताना भी चाहता हूँ कि सब लोग अगर जॉब ढूंढेंगे तो जॉब देगा को। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, अदर देन दिस इंडस्ट्री भी आप उसको कैसे अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन। राइट। एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी कि बिजनेस करेंगे, ये बात का आपने डिसीजन जैसा आपने कहा स्टैंडर्ड 6th में ले लिया, वो तो अपने आप में एक बड़ा क्या बोलते हैं तारीफ़ काबिल डिसीजन था उस एज पर। लेकिन दूसरी एक जो बात है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ वो ये है कि आपने बिजनेस का जो टेरिटरी है उसको अपना गांव ही रखा। आज अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करने का डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि वो दूसरे देश में जाकर के जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज हो, वहाँ जाकर के अपना कैपिटल लगाता है ताकि उसको रिटर्न मिलने का चांस बढ़िया हो जाए। आपने अपने गांव में ही वो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करी, वो बात से मैं बहुत पर्सनली बहुत इम्प्रेस हुआ।
तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट एंड पीपल अराउंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन देयर विलेजेस देयर टेरिटरी, है ना, कि वो आप जहाँ चाहें वहीं पर बाग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे रंग बिरंगी फूल देखने के लिए पानी के पास या कहीं और भी जाना ज़रूरी है। आप अपने बंजर रेगिस्तान में भी बाग तो अगर तमन्ना है तो बना सकते हैं, बिल्कुल। राइट, तो ये भावना तो आपकी तारीफ़ के काबिल है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, कि क्यों यही प्लास्टिक इंडस्ट्री? एक तो हो गया कि हाँ, आपने बिजनेस ही करना था, लेकिन फिर ये इंडस्ट्री क्यों? ऐसा क्या इग्नाइट हुआ या ट्रिगर हुआ या मोटिवेशन पॉइंट आया या ऐसा कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ जिसमें आपने सोचा कि नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना है, और वो प्लास्टिक में भी स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में? वैसा क्या हो आपके साथ घटा? कौन सी घटना? मैंने शुरू से ही सोच रखा था, मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, अच्छा, कि हम कोई बिजनेस करेंगे और वो भी मतलब प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में ही। अच्छा, तो हमने मतलब सबसे पहले हम लोग ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी। वो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल और ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल अभी आजकल मार्केट में बहुत चला है, जैसे ये पॉलीथीन्स में भी, मतलब ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में भी बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि वो कॉर्न स्टार्च और उससे बनती है चीज़ें, जो कि मतलब मार्केट में यूज़ होने के बाद वापस उसको रिकलेक्ट करते हैं। उसको गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पे उसके आर्टिफिशियल सेग्रीगेशन यूनिट बनाए हैं, ओके, जिसको आप उसमें से सेग्रीगेट करके वापस बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। एक होता है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, कि जो फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से अपने आप में ही बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहीं पे भी लैंडफिल में। तो ये सारा एरिया रहा मेरा काम करने का। फिर मुझे जो प्रोडक्शन में जाना था कि जहाँ मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी लंबी हो, बड़ी हो, जैसे मतलब एक्सपोर्ट की ओर भी मैंने देख रखा था कि हम एक्सपोर्ट भी आने वाले समय में करेंगे। राइट। तो ये उस टाइम पे ये जो पैकेजिंग मटेरियल में जो ये हम लोग जो बनाते हैं कॉस्मेटिक पैकेजिंग ट्यूब्स, सीमलेस प्लास्टिक ट्यूब, तो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पहले चलता था एल्यूमिनियम ट्यूब एक ज़माने में। फिर उसके बाद ABL PBL ट्यूब की डिमांड आई, एल्यूमिनियम बैरियर ट्यूब और प्लास्टिक बैरियर ट्यूब। ये सीमलेस प्लास्टिक ट्यूब जो था उस टाइम पे बहुत ही नया ही कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वहाँ मुझे लगा कि इसका भी मतलब इसमें एंटरिंग होने के बहुत अच्छे चांस है। तो उस टाइम पे हमने उसमें एंट्री ले ली थी। हालांकि काफ़ी चैलेंजिंग रहा। अच्छा, उसको समझ के उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक लाना, लेकिन आज की तारीख में आपके सामने है पूरी चीज़ ना। आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या चैलेंजिंग रहा और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? क्या चैलेंजिंग रहा? जैसे हमने जब ये सोच लिया एक कि भाई प्लास्टिक में काम करना है, उसमें भी फिर एक पॉइंट पे आ गया कि हम लोग को ट्यूब ही बनानी है, वो भी सीमलेस प्लास्टिक ट्यूब, नॉट ABL PBL। तो हमने देखा कि मतलब मार्केट में बहुत सारी मतलब जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोग बैठे हैं अपने हिसाब से कि जो मशीन बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा वेरिएशंस था इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, हाँ, अच्छा, जैसे मतलब हम लोग देखेंगे, मतलब एक्सट्रूजन्स मशीन्स को, हमारी एक पार्ट है प्रोडक्शन का, तो मतलब आप ब्रेयर से लेके GCM कोरिया की है, ताइवान की एक बॉनमार्ट करके कंपनी है, और बहुत सारी अलग अलग चाइनीज़ कंपनियां भी है जो आज की तारीख में अभी मैच्योर हुई है। अच्छा, तो उसके मतलब जो मशीन्स के जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसको देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस था, और बहुत बड़ा डिफरेंस था। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। यस, हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। मतलब वही मशीन्स के, जहाँ आप चाइनीज़ ले रहे हो, कोरियन ले रहे हो, ताइवानीज़ ले रहे हो, या जर्मन मशीनरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो फिर मैंने उस एरिया में थोड़ा काम करके फिर सोच के हमने अपने हिसाब से मशीन्स को इंपोर्ट किए, और फिर हमने स्टार्ट किया अपना प्रोडक्शन यूनिट। मतलब एक आपने बताया कि बजटरी एस्पेक्ट आपका चैलेंज रहा, और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? सबसे बड़ा तो यही था, बजटरी हमारे कैपिटल का सबसे बड़ा ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि इन्वेस्टमेंट मशीन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ मशीन एंड
इनपुट्स लाइक सैलरीज एंड एम्प्लॉयज़ वो ज़्यादा है, आपकी ऑपरेशन कॉस्ट होगी, ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है। प्लस आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मशीनरी में, लैंड में, राइट, उसका इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो सारी तो आई थिंक सारे बिजनेस में होती है, जिस बिजनेस में आप जाते हैं उसमें। आपकी इंडस्ट्री में क्या वो खास बात थी कि ये चैलेंज किसी भी इंडस्ट्री में नहीं आती और वो चैलेंज आपके सामने आई और आपने उसको ओवरकम किया, वैसी कौन सी चैलेंज? वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ मशीन्स जो थी जर्मन की थी, कुछ कोरियन थी, कुछ चाइनीज़ थी जो सप्लायर मशीन बनाते थे। तो मुझे ये एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था कि मुझे कौन सी मशीन्स के साथ आगे बढ़ना है। कि ऐसा ना हो मैंने कोई ऐसा मशीन ले लिया जिससे वो आगे जाके प्रोडक्शन उस क्वालिटी का नहीं निकल रहा है, या तो फिर मैंने उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जहाँ फिर वो ROI ही नहीं निकल पा रहा, नहीं निकल पा रहा है। तो उस चैलेंजेस को मैंने बहुत अच्छे से वो किया, समझा, फिर आगे बढ़े कि भाई किस मशीन के साथ कैसे अभी शुरुआती काम करके धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट दैट बॉटलनेक। प्लास्टिक में तो आप किसी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते थे ना, आप बाल्टी बना सकते थे, आप टबलर बना सकते थे, है ना, आप प्लास्टिक बॉटल्स बना सकते थे, किसी कंपनी का जॉब वर्क कर सकते थे। पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में क्यों? वो एक USP सिटॉन्स का मुझे उसकी तलाश है। ऐसा क्या हुआ कि नहीं यार ये मेरे को तो यही करना है? आया होगा ना ख्याल कभी कि अरे भाई ये भी तो प्लास्टिक से बनता है ना, अपन ये बनाते हैं। बॉटल प्लास्टिक से बनती है, बाल्टियाँ प्लास्टिक से बनती हैं, बहुत सारी चीज़। आज तो हम अपने आसपास देखें तो प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। प्लास्टिक के जो मतलब जैसे बॉटल वगैरह हो गई या अदर जो भी प्लास्टिक के आर्टिकल बनते हैं उसके ऑलरेडी इंडिया में और अहमदाबाद से लेके मतलब गुजरात में बहुत सारे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर थे। ये जो ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत कम लोग थे जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो हमें वही पहले से मैंने आपको बताया कि चैलेंजिंग फेस करना ही मुझे पसंद था। तो भाई ये जो मतलब बहुत कम लोग जिसमें थे उसी को हमने समझा कि भाई उसमें हम कैसे आगे कर सकते हैं। तो कैसे आपने इसके बारे में अनुभव लिया या कैसे आपने इसके बारे में अपना एजुकेशन बढ़ाया? नहीं, खुद ही हर जगह पे जाके देखा, मैन्युफैक्चरर्स जो मशीन्स के थे उनको उनकी मशीन्स को समझ के उन्होंने जहाँ सप्लाई किया था मशीन्स वहाँ जाके चेक करने के बाद ही हम आगे बढ़े थे। हमारे जो फील्ड है इसकी USP क्या है? या तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की USP क्या है? अगर हम बात करें सिटॉन्स प्रोपैक की, तो हम अपनी इंडस्ट्री को किस नाम से बुलाएंगे? क्या वो प्लास्टिक इंडस्ट्री मानी जाएगी या वो हेल्थ केयर मानी जाएगी? और अगर वो प्लास्टिक मानी जाएगी तो उसकी USP क्या है? अगर वो हेल्थ केयर मानी जाएगी तो उसकी USP क्या? आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है। यस, राइट, प्राइमरी पैकेजिंग इंडस्ट्री है। राइट। USP क्या है इसका? एज अ सिटॉन्स अगर मैं बताऊं तो USP वही है कि जैसे हम लोग कम से कम लीड टाइम में क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करते हैं जी, वो भी कस्टमाइज बना के। हाँ, जहाँ तक मैंने समझा है तो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। कस्टमर से पहले ऑर्डर को फाइनल करना, ऑर्डर फाइनल हो जाने के बाद परचेज ऑर्डर इशू करना या वहाँ से सबसे पहले तो मतलब सैम्पलिंग से स्टेबिलिटी पे सैम्पलिंग जाती है, फिर उसके बाद मतलब एक ट्रायल ऑर्डर होते हैं, फिर कमर्शियल ऑर्डर पे बात होती है। राइट, उसके बाद फिर वो आर्टवर्क के लिए फाइनलाइजेशन, कलर कोड फाइनलाइजेशन, उसके लिए बहुत सारा फॉलोअप लेना पड़ता है। कंफर्मेशन एक बार आ जाने के बाद फिर हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग में उसको डालना है। तो प्रोसेस बहुत लंबी है, ऑन बोर्ड होने में कस्टमर को। राइट, तो ये जो लंबी प्रोसेस है, ये लंबी प्रोसेस को कैसे आपने शॉर्ट किया? मतलब क्या ऐसा क्या किया जिससे वो प्रोसेस शॉर्ट हो गया?
नहीं, प्रोसेस को तो शॉर्टन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग और जो शुरुआती जो ब्रांड ओनर्स थे उनको हमने उस लेवल पे सपोर्ट किया कि जो बड़े ब्रांड्स थे या जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वो हमसे जुड़े कि भाई जो सप्लाई टाइम है वो हम बहुत कम सप्लाई टाइम में सप्लाई कर देते थे और क्वालिटी वैसा ही कस्टमाइजेशन के साथ जो उनको चाहिए था वो मीट आउट करते थे। राइट राइट राइट। क्या खासियत है इसमें, आई मीन क्वालिटी रिलेटेड क्या ख्याल रखना पड़ता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है हमारी इंडस्ट्री में? बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब ख्याल रखने के लिए, जहाँ से मतलब रॉ मटेरियल से शुरुआत, जैसे कोई रॉ मटेरियल आता है तो वहाँ से लेके डिस्पैच तक बहुत सारी अलग अलग स्टेज से ये ट्यूब्स मतलब बन के गुजरती है। तो हर एक स्टेज में क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं और उसके ख्याल रखने के जो पॉइंट्स है उस पर मतलब उस लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं जो उसको तरीके से देख के आगे बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी सर्टिफिकेट रिलेटेड क्या ऐसी उपलब्धि है जिसके थ्रू कस्टमर का भरोसा हमारे प्रति और बढ़ सकता है या बढ़ा है? नहीं, अभी तो हम लोग ISO 9000 है। ISO 9000 है। So what are those opportunities you look upon into this, particularly this segment of your plastic molding, Sit-on Propec जिसमें काम करते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आगे और भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आगे और भी पैकेजिंग में नया नया चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग क्लासिफाइड एरिया हो गए आज की तारीख में। आप देखोगे तो इन्फेंट्स के लिए कुछ और है, मतलब मेंस ग्रूमिंग के लिए कुछ और है, वुमेंस ग्रूमिंग के लिए है, मतलब स्किन केयर ब्रांड्स है, मेडिकेयर, हेयर केयर है, बहुत सारे पेडिक्योर्स और बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और भी मतलब माइक्रो सेगमेंट्स में हो रही है कि आने वाले समय में जैसे एप्लीकेटर्स हो गए बहुत सारे, ये सारे सेगमेंट में जैसे अभी तो मतलब ट्यूब्स यूज़ हो रहे थे, आने वाले समय में वो एप्लीकेटर्स विथ ट्यूब्स आएंगे। तो वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं जिसको मतलब धीरे धीरे हम लोग भी हमारी पाइपलाइन में अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट में है। जैसे पंप ट्यूब्स ओवल में है, फिर एप्लीकेटर्स ट्यूब है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग भी कर रहे हैं आगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो एंडलेस दिख रही है। यस, एंडलेस है, एंडलेस दिख रही है। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द USP ऑफ Sit-ons इनटू दिस? बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हम ऐसा कर रहे हैं जो हमारी Sit-ons की प्रोसेसेस को डिफरेंशिएट कर रही है या एक अलग बना रही है? क्या है ऐसा? सबसे पहले तो जो मार्केट में जो भी नई प्रोडक्शंस की जो आर्टिकल्स है, जैसे ट्यूब्स में कि ओवल ट्यूब हो गया, पंप ट्यूब हो गया, एप्लीकेटर्स ट्यूब है, लॉन्ग नोजल ट्यूब्स हैं, तो वो सारे जो मार्केट में अवेलेबल जो आर्टिकल्स हैं प्लास्टिक को जो ट्यूब्स में लेके, वो सारे हमारे पास ऑलरेडी है, जो मतलब एकदम नया मार्केट में आ रहा है। एग्जिस्टिंग जितना भी है वो तो ऑलरेडी है। तो उस हिसाब से मतलब हमने आगे वैसे ही मतलब जैसे अवेलेबिलिटी है या तो जैसे हम लोग कुछ नया डेवलप कर रहे हैं या मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के उसके हिसाब से भी हम लोग नया डेवलपमेंट करते जा रहे हैं कि जो अच्छा पैकेजिंग मटेरियल ब्रांड्स को दे सके। और उसके लिए हमारे पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का है। जैसे आप समझो कि क्वालिटी मटेरियल इनपुट्स होने के साथ से लेके पूरा मतलब हमारा जो प्रोसीजर है, जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से लेके तो एक्सट्रूजन्स, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि कैसे वो प्रोडक्शन होता है, जैसे तो मतलब कोई भी मटेरियल इन्वर्ट होने के बाद QC ओके होने के बाद जैसे वो एक्सट्रूजन में जाता है सबसे पहले, राइट। तो एक्सट्रूजन में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे हम लोग PCR ट्यूब भी करते हैं, हम हाई बैरियर प्रॉपर्टीज़ वाली ट्यूब भी बनाते हैं। काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जो रिएक्टिव होते हैं, तो उसके लिए हाई बैरियर प्रॉपर्टी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। तो वो करने के बाद
जैसे सेकेंड स्टेज है कि उसमें प्रिंटिंग हो गया है, तो प्रिंटिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है, हॉट फॉइलिंग है, और उसमें भी मतलब हम लोग 360 डिग्री भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी अगर कोई कस्टमर की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो। 360 डिग्री क्या होता है? जैसे मतलब पूरी स्लीव एंड टू एंड प्रिंट होती है उसमें। ऑर्डिनरी केस में क्या होता है कि स्लीव एक्सट्रूजन में होने के बाद वो शोल्डरिंग सेक्शन में जाता है और शोल्डर होके वो प्रिंट होता है, तो वहाँ पे 5 mm का एक गैप बनता है कि जो अनप्रिंटेड रहता है। अगर किसी कस्टमर की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि हमको 360 डिग्री प्रिंटिंग चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं कि एक्सट्रूजन्स के बाद हेडिंग को स्किप करके सीधा प्रिंटिंग में ले सकते हैं, और 360 प्रिंट करने के बाद उसको हेडिंग सेक्शन में ले जा सकते हैं। ओह, तो प्रिंटिंग होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेज में ये हेडिंग होता है, ऑर्डिनरी केस में वो सेकेंड स्टेज में हेडिंग होके प्रिंटिंग में आता है। तो हेडिंग्स एक बड़ा एरिया है जहाँ पे ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे एप्लीकेटर होता, एप्लीकेटर मतलब एप्लीकेटर्स के लिए हेड होता है, या तो स्क्रू ऑन कैप के लिए होता है, स्नैप पिट भी होता है, लॉन्ग नोजल होता है, तो बहुत सारी जो साइज़ और उसके लिए भी साइज़ के साथ साथ उसकी ऑप्शंस जैसे स्क्रू ऑन है, स्नैप पिट है, तो हेडिंग्स एक बड़ा वो एरिया है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग हो जाती है। हाँ, और हमारे एरिया को मतलब हमारी जो प्रोडक्शंस की जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट मतलब सप्लाई यूनिट है, जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग साइज़ में या अलग अलग शेप में या अलग अलग एप्लीकेटर के साथ जाते हैं, तो वो हेडिंग में वो सबसे ज़्यादा लंबा काम रहता है। उसके बाद वो कैपिंग में जाता है, कैपिंग के बाद वो क्वालिटी चेकिंग में जाता है। क्वालिटी चेकिंग में हमारे पास मतलब पूरी टीम है जो एक एक ट्यूब को इंडिविजुअली चेक करती हैं कि प्रिंटिंग सेगमेंट या कैप के फिटमेंट्स के से लेके, या कुछ मिस प्रिंट हुआ है, या कोई वहाँ पे कोई मतलब कोई डॉट्स रह गया है, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली चेक होने के बाद फाइनली वो पीडीआई में जाता है और फिर वो डिस्पैच होता है। राइट। तो ये एक बड़ा वह प्रोसीजर है, और वहाँ पे भी मतलब हमने उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा है कि ये पूरी प्रोसीजर को हम लोग बहुत अच्छे से स्मूथली इन टाइम विद बेस्ट क्वालिटी हम लोग आउटपुट ले सकते दे सकते हैं। अब इस इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आने वाले दिनों में आ सकते हैं? अभी जो मतलब ये खाड़ी देशों के साथ में जो वॉर का जो सिचुएशन खड़ा हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है कि हाउ दिस कैन अफेक्ट टू आवर इंडस्ट्री? रॉ मटेरियल्स को लेके थोड़ा जो सप्लाई हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने हैं या आ सकते हैं। अभी उस पे मतलब कोई स्टेबल आंसर नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो खाड़ी देशों का जो भी चल रहा है, ये डिसरप्शन अगर ये 1-1.5 महीना चला, तो व्हाट विल बी द सिचुएशन इन सिटॉन्स? क्या लगता है आपको? नहीं, अभी हम अपने लेवल पे लगे हुए हैं कि वो चैलेंजेस को कैसे फेस करके हमारे जो सप्लाई टाइम है या हमारी जो कमिटमेंट है सप्लाई की, जो हमारे कस्टमर को वो फुलफिल कर सकें। तो वी डोंट फाइंड एनी चैलेंज। नो, हम आराम से दे पाएंगे। बिल्कुल। आपका कहने का मतलब यस यस कि ये अगर चलता रहेगा तब भी आपको कोई या आपके कस्टमर को कोई अफेक्शन इससे नहीं होने वाला है। दे विल नॉट गेट अफेक्टेड। No. आवर डिस्पैच डिलीवरी विल नॉट गेट अफेक्टेड। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? नहीं, हमने उसके लिए भी बैकअप प्लान तैयार किए हैं। कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, वो हम लोग ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं। किस तरह के बैकअप प्लान? किस में कौन सा डिपार्टमेंट में आपने वो बैकअप प्लान किए हुए हैं? जैसे रॉ मटेरियल्स जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है उसकी जगह पे कहीं और से उसको इंपोर्ट कर सके, या उसको मतलब पूरा कंटेनर के साथ स्टोर कर सके 3-4 महीने के लिए। ठीक है। आपको क्या लगता है कि सिटॉन्स में आने वाले दिनों में क्या संभावना है? कि क्या चीज़, ऐसा क्या करना चाह रहे हैं आप? इस कंपनी को किस हाइट तक लेके जाना चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जो हम लोग अभी ट्यूब बनाते हैं और ये जो नया नया जितना भी आ रहा है, बाकी लोग उस पे आने से पहले हम लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं। कि जो सोच रहा है वो हम लोग प्रोडक्शन में है। अच्छा। यस, ऑलरेडी आप मार्केट में पता कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ और भी हैं, जैसे ये सीमलेस ट्यूब हो गया, एक PBL ट्यूब होता है, प्लास्टिक बैरियर ट्यूब, जो एक एग्जिस्टिंग है, लेकिन कई जो बहुत बड़े प्लेयर हैं ना, जो ऑलरेडी मतलब मार्केट में अपना एक अच्छा सेगमेंट बना के बैठे हैं, वो लोग कॉस्ट कटिंग के लिए PBL ट्यूब भी लेते हैं। ओह, तो हम वो वेरी सुन वी आर स्टार्टिंग हाँ। PBL ट्यूब। हाँ हाँ, बगल में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो ही रहा है, राइट। और बस ये अभी जो मैं आया तो उसी से बात चल रही थी ना, वो सप्लायर से मशीन्स के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे पास अभी हमारी 10 लाख से ज़्यादा की सप्लाई तो हमारे पास ऑन बुकड है। हमारे ही जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो सीमलेस ले रहे हैं उसको चाहिए PBL, तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि जैसे इसका रेवेन्यू बढ़े, मान लो अभी 15 करोड़ से 25, 50, 100 मान लो मेन बोर्ड में लिस्टेड होना चाहते हैं, तो कम से कम 200 करोड़ तो टच करना ही है। करना ही है कितने सालों में? 5 साल में। 5 साल में 200 करोड़ का टारगेट आप टच करना है। बिल्कुल। एंड हाउ डू यू डिवाइड दिस टू 100 CR का जो टारगेट है? डोमेस्टिक कितना, इंटरनेशनल कितना? इंटरनेशनल मेरे हिसाब से 40% इंटरनेशनल है, 60% डोमेस्टिक। 40%, लगभग 100-120 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट और लगभग 80-100 करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट। बाहर के कौन से देशों में आपको लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अभी की सिचुएशन में देखें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, US है, UAE है, जॉर्डन है, वहाँ पे है अपॉर्चुनिटी। अच्छा। UK है। हाँ हाँ। सो आर दीज पीपल बाइंग ऑलरेडी फ्रॉम गुजरात मार्केट या इंडियन मार्केट? हमने ट्राई नहीं किया है अब तक। हमने किया है, ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई कर रहे हैं, US में भी इनडायरेक्ट सप्लाई है हमारा, सबलेट में दे रहे हैं। सबलेट में दे रहे हैं। हमारी जैसी कंपनी जैसा एक्सट्रैक्ट ग्लोबल की अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्ट ग्लोबल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो हमारी सिस्टम को मजबूत कर सके, जो हमारे जो KPI या KRAs जो हम जहाँ पे भी मतलब लो फील कर रहे हैं या लो हमारे लूप पुल्स हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सके या स्ट्रॉन्ग करे, ताकि बार बार पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखना पड़े। मेरे हिसाब से तो हम लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा सिस्टम बन जाए कि हर रोज़ वो चीज़ नहीं चेक करनी पड़े। जैसे टंकी में से पानी वॉश बेसिन में आता है, तो पानी खाली है कि नहीं वो हमें हर रोज़, मान लो आपके पास अगर उसका ऑटोमेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ है कि वो खाली हो गया अपने आप चालू हो जाएगी मोटर, भर जाएगा, तो मान लो हम लोग हमारे पास वो सिस्टम नहीं है और हम पता चला हम लोग वॉशरूम में है और फिर टैप के साला पानी नहीं आ रहा है, वो नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए। फिर हमें याद रखना पड़ेगा रोज़ सुबह चालू करो, पहले 10 मिनट वो ऊपर की टंकी भर दो। तो मुझे वो नहीं देखना है। मुझे ये आपसे एक्सट्रैक्ट ग्लोबल से यही चाहिए कि इतना सिस्टम को आप लोग पीछे पड़ के हमारी टीम को इतने उस लेवल पे ले आए कि मुझे वहाँ पे नहीं देखना पड़े। कम से कम हाँ, मेरे को देखने के लिए है कि नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है या कौन से कस्टमर को क्या चाहिए वो हम डेवलप करके क्वांटिटी के साथ कैसे दे सकते हैं। राइट। लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसके पीछे मेरी जो एनर्जी है वो लगना बंद हो जाए, वो लगनी कम हो जाए, वो सारी एरियाज में जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था। जी। अब तक जो काम हुआ है उससे आपको क्या लगता है कि हाउ satisfactory we were able to understand your problem or deliver the solution? नहीं, अब तक तो मतलब आपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो कर दिया है जी। अभी हम लोग सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लिए हैं, अभी बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, स्टेज पर है हम। यस। क्या लग रहा है आपको, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली लगता है कि कर पाएंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है हमें। उस पर कोई डाउट नहीं है।